हो गए हमारे BPCC 112 के यूनिट 6। तो कार्यस्थल पर तनाव और स्वास्थ्य को चलिए समझते हैं थोड़ा सा। तो एक लंबी चौड़ी आपको एक चीज़ें दी हुई हैं परिचय में। तनाव की अवधारणा और परिभाषा। ऊपर दिए गए उदाहरणों को पढ़ने के बाद आपको तनाव के बारे में कुछ समझ विकसित हो गई होगी कि तनाव किसे कहते हैं ना। तनाव हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अलग अलग सेशंस में अपने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। इस इकाई में वर्तमान भाग में हम तनाव की अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे जिससे इस शब्द के बारे में बेहतर समझ विकसित हो सके। स्ट्रेस शब्द लैटिन शब्द स्ट्रिंगरे से बना है जिसका अर्थ है कसना। ठीक है, यह आज प्रत्येक संदर्भ में बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले शब्द बन गया है, चाहे वह स्कूल, कार्यस्थल या दैनिक कार्य हो। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वे तनावग्रस्त है या तनाव में है। तनाव एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर गुजरता है। हम अक्सर तनाव को अनुभव करते हैं। तनाव की उत्पत्ति का पता मुख्य रूप से भौतिक विज्ञानों ने लगाया जा सकता है। आज हम जीवन में हर क्षेत्र में बहुत ही सामान्य रूप से तनाव में रहते हैं। मतलब कोई ऐसा रूम नहीं है जिसका नाम तनाव है, उसमें आप लोग चल जाते हो, इसलिए लोग बोलते हैं तनाव में रहता है। परेशानियाँ जो रहती है और लंबे समय तक उस परेशानियों का सामना करना होता है और उसमें उलझे रहना होता है। आज भी हम जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला शब्द बन गया है, चाहे वह स्कूल हो या कार्यस्थल हो या दिन प्रतिदिन का जीवन हो। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वह तनावग्रस्त है। हम स्वयं अक्सर तनाव का अनुभव करते हैं। तनाव की उत्पत्ति मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान से है। ये बात तो दोबारा लिख दिया है। तनाव की प्रारंभिक अवधारणा मुख्य रूप से भारी उत्तेजना के रूप में केंद्रित थी, हालांकि बाद में इसे किसी दुर्घटना या गड़बड़ी के प्रति एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया गया कि किसी दुर्घटना या गड़बड़ी के बाद भी तनाव हो सकता है। ठीक है। तो तनाव बोमैन ने तनाव को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जिसमें पर्यावरणीय घटनाएं या प्रभाव जिसे तनाव के कारक कहा जाता है एक जीव के अस्तित्व और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। कई सारी परिभाषाएं आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। तनाव की अवधारणा पर चर्चा करते समय तनाव के कारकों को समझना भी महत्वपूर्ण है, जिसे कोई भी स्थिति, घटना, व्यक्ति या ऐसी कोई भी चीज के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें तनाव की प्रतिक्रिया होती है। तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे परिवर्तन के अनुकूल समायोजन, वित्तीय समस्याएं, पैसा में कमी हो या पैसा बहुत ज़्यादा हो जिसको आप खर्च ना कर पा रहे हो, जीवन की घटनाएं जैसे ब्लैक मनी होता है ना, जैसे अलगाव, तनाव, बीमारी या किसी प्रियजन की मृत्यु उसके बाद भी हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है, तलाक के कारण हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है, विभिन्न भूमिकाएं और जिम्मेदारियों का प्रबंधन, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो आपके ऊपर, लगातार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, घिस रहे हो आप जीवन में, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो तनाव के स्रोत / कारक। तनाव का अवधारणा के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो जाने के बाद अब हम तनाव के स्रोत पर विचार करेंगे। कोलमैन ने तनाव के स्रोत को 3 श्रेणी में बांटा। ठीक है, निराशा, किसी चीज़ से निराशा हो जाती है। निराशा तब होती है जब व्यक्ति के लक्ष्य उन्मुख व्यवहार असफल हो जाते हैं, कि हमने जो सोचा वो सब चीज़ें ना घटित हो, या हमारे जो लक्ष्य हो वो हमें ना मिले, या जैसा फल हमने सोचा वो ना प्राप्त हो। प्रेरकों में द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। अगला स्रोत प्रेरकों में दंड है जो कि तनाव के कारण बन सकता है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के विकल्पों के बीच चयन करना पड़ता है तो इस स्थिति में निर्णय लेने में तनाव हो सकता है कि 2 चीज़ों में से एक चुनना है, लेकिन आपने ऐसा कभी सोचा नहीं था, इसलिए। दबाव, प्रेशर रहता है लोगों को। दबाव तनाव का एक अन्य स्रोत है जिसमें बाह्य या आंतरिक हो सकता है, जिसमें दबाव होता है कि हमें एक चीज़ चुननी है या अपने ऐसी चीज़ों को सामना करना पड़ता है जिसमें बहुत दबाव में आ जाते हैं। तनाव के अन्य स्रोत इस प्रकार होते हैं। अंतर्व्यक्ति संबंध। तनाव अप्रभावी अंतर्व्यक्ति संबंध और अंतर्व्यक्ति मतभेदों, परिवार से संबंधित मुद्दों, कार्य, जीवन के असंतुलन, काम के दबाव और काम का अत्यधिक भार, और यहाँ तक कि पर्यावरणीय दबाव के कारण भी हो सकता है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, भीड़ भाड़ इत्यादि। जीवन घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं मृत्यु, तलाक, अलगाव, नौकरी खो देना, विवाह आदि होते हैं। दिन प्रतिदिन की उलझनें होती है बहुत सारी। जीवन घटनाओं की तरह दिन प्रतिदिन में उलझने भी तनाव पैदा करती है। दिन प्रतिदिन की जो उलझने हैं बहुत सारी। प्रतिष्ठा असुरक्षा, व्यक्ति प्रतिष्ठा सुरक्षा दिखा सकता है जिसके कारण कम आत्मसम्मान हो सकता है, कि हमें उतना सुरक्षा नहीं है, हमारे उतनी कोई सम्मान नहीं मिल रहा है,
इस कारण भी लोग तनाव में जा सकता है। आत्मविश्वास का प्रनोद, कुछ व्यक्ति जीवनशैली उन कुछ व्यक्तियों जीवनशैली उनको नुकसान पहुंचा सकती है और वे अक्सर इन परिस्थितियों से बचने के रास्ते की तलाश करते हैं और इस तरह वे स्वयं को आत्मविश्वास के रास्ते पर ले जाते हैं और फिर उस विश्वास खत्म हो जाता है जिस कारण वो तनाव में चल जाते हैं। या द्वेष भाव, किसी के प्रति अच्छा भाव ना हो, द्वेष भाव को दूसरों के उपदेशों और मूल्यों के प्रति निंदा का भाव रखना, आसानी से और बार बार क्रोधित होने वाला और दूसरों के प्रति उस क्रोध को व्यक्त करने की प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। पूर्णतावाद, एक अन्य कारक जो तनाव की प्रकृति को जन्म दे सकता है वह पूर्णतावाद है। पूर्णतावाद को उन अपेक्षाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो व्यक्ति को स्वयं और दूसरों या दोनों में से हो सकती है और वह इन अपेक्षाओं को समझौता नहीं करता। पूर्णतावाद हमें हर चीज़ चाहिए, उस चीज़ को लेकर तनाव में रहना। दीर्घ सूत्रता, हमने पहले चर्चा की थी कि पूर्णतावाद दीर्घ सूत्रता का कारण बनता है, लेकिन अपने आप ही दीर्घ सूत्रता भी एक ऐसा कारक है जो तनाव की प्रकृति को जन्म देता है। दीर्घ सूत्रता को समय की गतिविधियों को पूरा करने और उन्हें बाद के लिए रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है कि हमारा सब चीज़ हमारे समय और हमारे परिस्थितियों के अनुसार हो। अधिगमित लाचारी, अधिगमित निराशा, अधिगमित लाचारी शब्द सेलिगमैन द्वारा लिया गया है और इसे असहाय होने की प्रकृति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अक्सर ऐसी घटनाओं का सामना करता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाता, उसे क्या अगमित लाचारी शब्द के रूप में कहा गया है। और सैफर ने अधिगमित निराशा को परिभाषित किया एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें बुरी घटनाओं को व्यक्तिगत कारणों एक स्थायी पैटर्न के रूप में और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने के रूप में देखा जाता है और सकारात्मक घटनाओं को भाग्य या बाह्य कारक को अस्थायी और इस तरह एक पहलू तक सीमित रहने की तरह देखा जाता है। ठीक है, तनाव का परिणाम क्या होता है? तनाव पर स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। वेट घट सकता है या वेट बढ़ सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, उच्च हृदय संबंधी दर्द, विकार, अल्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा, हाइपरथायराइडिज्म और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या इसके लिए टेंशन ही है ना? हाँ, टेंशन ही तो है तनाव। स्ट्रेस, स्ट्रेस, टेंशन तो दूसरा हो गया। तो स्ट्रेस को जिम्मेदार उच्च रक्तचाप, बहुत हाई ब्लड प्रेशर, बहुत लंबे समय तक तनाव में रहना उच्च रक्तचाप को भी कारण बन सकता है क्योंकि इससे बाल झड़ते हैं, अन्य सारी हेडेक्स हो सकते हैं। इसके अलावा तनाव चिंता का और अवसाद को भी कारण बन सकता है, आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी डाल सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा एक लंबे समय तक अनुभव किए गए तनाव को परिणाम स्वरूप होने वाले अवसाद को प्रतिरक्षा प्रणाली में लंबे समय तक इम्यून सिस्टम में भी बड़ा फर्क पड़ता है। आपके तनाव का प्रदर्शन और उत्पादकता पर प्रभाव, जब हम प्रदर्शन और उत्पादकता की बात करते हैं तो ये तो व्यक्ति की समग्र प्रदर्शन और उत्पादकता हो सकता है और यह कार्य के संदर्भ में प्रदर्शन और उत्पादकता भी हो सकता है। इससे पहले कि हम कार्य के संदर्भ में प्रदर्शन और उत्पादकता पर चर्चा करें, आइए हम इस बारे में चर्चा करें कि तनाव किस प्रकार संज्ञात्मक कार्य प्रणाली कॉग्निटिव फंक्शन मतलब सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जो कि प्रदर्शन और उत्पादकता की कुंजी है। ठीक है, मतलब वास्तव में लंबे समय तक अनुभव किए गए तनाव को संज्ञात्मक प्रणाली में भी कमी आ सकती है। आपके सोचने और थिंकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। उससे स्मृति, अवधान और एकाग्रता, मतलब आप क्या बोलते हैं, एक फोकस नहीं बना पाओगे, आपकी स्मृति कमज़ोर होगी। तो ये सब चीज़ें होती है लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से। तनाव के समय व्यक्ति जटिल परिस्थितियों में विशेषकर सूचनाओं को समझने और में असमर्थ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों को अनसुना कर देता है और बहुत सारी चीज़ें पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता क्योंकि वह स्ट्रेस में चल रहा होता है। इसी की लंबे समय तक कहानी है, चीज़ों को समझ नहीं पाना, अपने हिसाब से सेट नहीं कर पाना, अपनी कहानियों में सेट रहना। इसको आप पढ़ सकते हो आप बुक की लैंग्वेज में।
तनाव का अंतर्व्यक्ति संबंधों पर प्रभाव। अंतर्व्यक्ति मतलब आपसी में, परिवार में। व्यक्ति पृथक नहीं है और वह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं। आपके माता पिता थोड़ा सा इस पे, थोड़ा सा उस पे, काम वाम, बॉस वॉस, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर होता है। वे अकेले काम नहीं कर सकते और वे विभिन्न गतिविधियों के साथ सहारे के लिए एक दूसरे पर भरोसा करता है। इस प्रकार जीवन में महत्वपूर्ण आयामों में से एक है किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध। कि कैसा है, तनाव में व्यक्तियों के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है और वो एक दूसरे के साथ उनके संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बातचीत नहीं होना, रिश्ते खराब होना, नकारात्मक प्रभाव पड़ना, हर चीज़ का एक बुरे नज़रिए से देखना और हर समय अपने ये देखना कि ये हमको ही दोष दे रहा है। जो तनाव में होता है वो हर गलती को हमारे ही कारण मान रहा है, ये अपनी गलती को भी हमारे पर थोप रहा है। अलग तरीके से देखना। अक्सर लोग अपने तनाव को स्वयं तक सीमित कर लेते हैं और इसे निपटते नहीं है या इसे व्यक्त नहीं कर पाते, छुपाया जाता है और किसी से साझा नहीं किया जाता है। तनाव प्रबंधन के तरीके। अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि तनाव व्यक्ति को कैसे कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तनाव की स्थिति हमारे स्वास्थ्य पे कैसे कैसे प्रभाव डालती है, हमारे अंतर्व्यक्ति चीज़ों को खराब भी कर सकती है। विशांति या तनाव मुक्ति प्रविधि। जैसे कि पहले चर्चा की गई है कि तनाव का अनुभव करते समय व्यक्ति कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि तेजी से सांस लेना, दिल का धड़कना और नाड़ी का की दर में वृद्धि, मांसपेशियों में जकड़न इत्यादि। ऐसी स्थिति में विश्रांति तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से तनाव को गुजर रहे व्यक्ति को अनुभव किए जाने वाले मांसपेशियों को तनाव को कम करने के लिए विश्रांति तकनीक न केवल तनाव को दूर करने में मदद करती है बल्कि चिंता से निपटने, बेहतर नींद आने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करती है तथा सिर दर्द और माइग्रेन को भी कम करती है। इस तकनीक की मुख्य धारणा यह है कि विश्राम और तनाव एक ही समय पर नहीं हो सकते। तो विश्राम जब करो तो पूरा रिलैक्स होकर विश्राम करो और जब तनाव लो तो स्ट्रेस में जाओ तो स्ट्रेस भी ठीक ठाक लो, क्योंकि दोनों अलग अलग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रों के परिणाम स्वरूप होते हैं। यह सामान्यतः ये दोनों तंत्र एक ही समय सक्रिय नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे परस्पर एक दूसरे को रोकते हैं। ठीक है, इसका अभ्यास आरामदायक इस तकनीक को करने से पहले कुछ निम्न बात पर ध्यान दे दीजिए। इसका अभ्यास किसी आरामदायक जगह पर किया जाना चाहिए, मतलब रिलैक्स वाली बेड हो, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो। बेहतर है कि ऐसे समय किया जाना चाहिए जब कम से कम विकर्षण हो, मतलब कोई आवाज़ ना हो, डिस्ट्रैक्शन हो ही ना। ऐसा नहीं टीवी चल रही है, उसमें गाना बज रहा है आपका मनपसंद और आप लगे हो उसमें अपना स्ट्रेस रिलीफ करने में। इसका अभ्यास स्वयं में विश्वास के साथ और बिना किसी जल्दबाजी के साथ करना चाहिए, मतलब एकदम स्लोली किसी चीज़ को हड़बड़ाना नहीं है आपको। विश्रांति की दवा का प्रयोग करना चाहिए। जो दवाइयाँ का सेवन कर रहा है उन्हें डॉक्टर की सलाह से अभ्यास करना चाहिए। पीठ दर्द, फ्रैक्चर और अन्य चोटों जैसी समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करते समय शांत होने के साथ साथ सहज होना भी आवश्यक है। इस तकनीक के दौरान आंखें बंद की जाती है, सांस लेने की प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है और इसके बाद विभिन्न मांसपेशियों को पहले तनाव और फिर आराम दिया जाता है। इस तकनीक में वैकल्पिक रूप से 16 मांसपेशीय समूह और सिकोड़ना और शिथिल करना शामिल है, मतलब स्ट्रेस लेना और मतलब इसको क्या बोलते हैं, पहले तनाव दिया जाता है मांसपेशियों में, फिर से रिलैक्स किया जाता है, आराम दिया जाता है। इन मांसपेशियों में हाथ, कंधे, गर्दन, माथे, आँख, खोपड़ी, जबड़े, मुंह, छाती, धड़, पेट, नीचे के हिस्से, नितंब, जाग, फुट, काल्प शामिल है। घोष मांसपेशियों को संकुचन और आराम इस प्रकार किया जाता है। बाजुओं को कोहनी तक मोड़े, कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर कुछ सेकंड के लिए सांस रोके और फिर छोड़ दें। नहीं सॉरी, बाजुओं को कोहनी तक मोड़े, कुछ सेकंड के लिए रोके और फिर खोल दें। हाथों की मुट्ठी बांधे और कुछ देर बाद इसी स्थिति में रहे और फिर खोल दे। कंधों को ऊपर की तरफ खींचे और कुछ समय के लिए रोकने के लिए फिर इसे छोड़ दे। गर्दन को आराम देने के लिए सिर को कुछ सेकंड के लिए पीछे ढकेले और फिर
मूल स्थिति में आ जाए। छाती के लिए पहले गहरी सांस ले और फिर कुछ सेकंड को रोकने के बाद छोड़ दे। कुछ सेकंड के लिए पेट को अंदर की ओर खींचे फिर छोड़ दे। जांघों के लिए घुटनों में थोड़ी देर के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है और फिर उन्हें अलग करके आराम दिया जा सकता है। नितंबों को एक साथ दबाए और फिर छोड़ दे। नितंबों क्या होता है कमेंट करके बताना तो जरा। पैरों के लिए अपने पैर की उंगलियों को अपने घुटनों की दिशा में ऊपर खींचे, इस स्थिति में थोड़ी देर रखे और फिर इसे छोड़ दे। मतलब पहले स्ट्रेच देना है, फिर ध्यान मेडिटेशन करो, लंबी सांसें लो, रुको, ध्यान लगाओ, अपने मन को स्थिर करो और आध्यात्मिक विकास को तेज करना है। बार बार सेलेक्ट क्या हो रहा है इसमें कुछ मेडिटेशन बहुत लंबे चीज़ों, इसमें कुछ संक्षेप में आगे दिए गए हैं। माइंडफुलनेस, इसमें मुख्य रूप से स्वयं की विचारों के बारे में जागरूक होना शामिल है। ठीक है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इसमें एक मंत्र या एक शब्द को निश्चित तरीके से बार बार जप किया जाता है। ओम जैसे तुम कर सकते हो, अल्लाह कर सकते हो, जो जिस धर्म में हो वो उस धर्म से कर ले, जो नहीं करता वो अपने नाम को खींच सकता है और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से कर सकता है। बहुत कुछ होता है यार, कई लोग मूजा करता है ना। निर्देशित ध्यान, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस ध्यान में अक्सर एक मार्गदर्शन होता है जो आपको ध्यान प्रक्रिया के साथ देगा। विपश्यना, इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य स्वयं के बदलने के लिए आत्मनिरीक्षण करना है कि आप कैसे हो और आपके अपने बदलने के लिए कहाँ का क्या क्या सुधार कर सकते हो। मैत्री साधना, इस ध्यान में दूसरों के प्रति प्रेम और दया का प्रदर्शन करना शामिल है कि हमने कहाँ क्या योग, बहुत सारे आसन होते हैं जिसको आप करके रिलैक्स महसूस कर सकते हो, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट एकदम अच्छे से रखो। ऐसा नहीं कोई काम 3 घंटा कर रहे हो जो काम एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो काम इंपॉर्टेंट है उसको 10-20 मिनट में सलटा दे रहे हो। ठीक है। प्राथमिकता क्या चीज़ को देनी है, समय बदलता रहना है, मतलब हमेशा टाइम को शेड्यूलिंग सही से करनी है। क्रिया वन्य, जो चीज़ उठाने हो वो चीज़ पूरी करो टाइम टू टाइम। संज्ञात्मक पुनर्संरचना को तनाव की उत्तेजित करने की नकारात्मक विचारों और विश्वासों में अधिक रचनात्मक और यथार्थवादी विचारों जो कि खतरे के संज्ञात्मक मूल्यांकन को कम करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ को, लक्ष्य को निर्धारित मत लेकर चलो कि ये चीज़ हम किए तो ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है। अगर नहीं मिलेगी तो आप स्ट्रेस हो जाओगे। तो वो चीज़ों को ये सोचो कि मिले या ना मिले, हमें बेटर है, कम भी मिले उसमें भी हम ठीक है। माइंडफुलनेस लोगों को स्वयं के सोचने के तरीके, महसूस करने के तरीके, शारीरिक संवेदनाओं को समझने और वर्तमान समय में अपने आसपास के प्रति जागरूकता को दर्शाता है कि आप कैसे देखते हो चीज़ों को, कितने आयामों में उसको देखते हो, कितने तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, कितने तरीके की थिंकिंग रखते हो। इस तरह उसमें स्वास्थ्य को बढ़ाने में योगदान देता है आपको, है ना। जबकि माइंडफुलनेस में जागरूकता होना और इन गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शामिल है कि हर चीज़ को आप जागरूकता देखते हो कि एक साइकिल वाला साइकिल कैसे चला रहा है, वो क्या कारण होगा, उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है। उसको हमेशा निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे आयामों में देखा जाना से समस्या और आपके तनाव को कम रहेगा और आपकी सोच वृद्ध होती रहेगी। यह किसी एक आत्मसम्मान को भी या किसी का आत्मसम्मान को भी बढ़ा सकता है और सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने की भूमिका निभा सकता है। क्योंकि आप ये ऐसे देख रहे हो कि ये चीज़ें हो भी सकती है, ये चीज़ें नहीं भी हो सकती है, तो आपके आत्मविश्वास कोई आपका निगेटिव भी होगा तो बोलते हो, आप भी ये सोच सकते हो कि हाँ ये चीज़ हो भी सकती है और ये चीज़ें नहीं भी हो सकती है। तो कैसा लगा ये यूनिट, थोड़ा सा लंबा चौड़ा तो हो गया है। तो किसी भी तरीके को डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और किसी भी तरीके को पर्सनल क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको पता है जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहा और मैं ऐसी वीडियो अच्छी लाता रहूँ आपके लिए। सो जाते जाते लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो, और कमेंट आप लोग जरूर किया करो कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और कोई सुझाव भी देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। टाटा बाय बाय।